स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे थंबनेल में, डेली करेंट अफेयर्स 18 जून 2024 ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और जो है करेंट अफेयर्स आप लोग रेगुलर पढ़िए। रेगुलर पढ़ने से जो है करेंट अफेयर्स आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। डेली रेगुलर पढ़िए और जो है करेंट अफेयर्स को जो है क्वेश्चन बनने मत दीजिए। सभी लोग जो है करेंट अफेयर्स को रेगुलर ना पढ़ के कुछ दिनों के बाद पढ़ता है, जो कि हमारे सर पे बोझ बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं पढ़ना है, आप लोग को रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, रेगुलर 10 से 20 मिनट देना है करेंट अफेयर्स के पीछे। और उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड करते हैं, स्टैटिक जीके ऐड करते हैं। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज का मोटिवेशनल कोट्स देखिएगा। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान जा रहा है वह तुम्हारा परम शत्रु है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे फोकस यानी तुम्हारे गोल के अलावा या लक्ष्य के अलावा किसी और पर तुम्हारा ध्यान जा रहा है तो वही तुम्हारा परम शत्रु होगा। ठीक है, एग्ज़ाम की टाइम में सिर्फ हमें जो है फोकस पढ़ने पे करना है। ठीक है, ज़्यादातर मेहनत करना है और तभी सफलता मिलेगी। तो तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान जा रहा है वही तुम्हारा परम शत्रु होगा। ठीक है, तो अपने लक्ष्य पे सिर्फ ध्यान देना है। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आज का करेंट अफेयर्स 18 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। करेंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिक जीके भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा पर्यावरण सूचकांक जारी करने वाला सेंटर कौन सा है? येल सेंटर और कोलंबिया सेंटर है। ठीक है, इसमें जो है 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है इसमें 176वां स्थान मिला, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें कुल जो है 180 देश का रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें जो है भारत का स्थान 176वां मिला है। इससे पहले जो है 180 में 180वां मिला था, मतलब अंतिम स्थान मिला था। इस बार जो है 4 क्रम की बढ़ोतरी हुई है तो 176वां स्थान मिला है। ठीक है, और फर्स्ट स्थान किसे मिला है? तो एस्टोनिया को मिला है। ठीक है, एस्टोनिया आप लोग जानते हैं बाल्टिक देश में आता है। एस्टोनिया, लाथविया, लिथुआनिया ये 3 जो देश है ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। ठीक है, भारत का रैंक इस बार 176वां मिला है और फर्स्ट रैंक एस्टोनिया को मिला है। ठीक है, इससे पहले जो है भारत को मिला था 180वां स्थान। इस बार जो है भारत को 176वां मिला है। और इसके बाद देखिएगा अंतिम स्थान किसे मिला है? तो म्यांमार को। 176 के बाद 177वां स्थान पाकिस्तान को, उसके बाद वियतनाम, लाओस, म्यांमार। ठीक है, इसके बाद भी 4 देश है, भारत के बाद 4 देश है, पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। ठीक है, ये हर 2 साल में एक बार रिपोर्ट जारी होती है। यह रिपोर्ट जो है हर 2 साल में एक बार जारी होती है। इस इंडेक्स में जो है भारत की कमजोरी को दिखलाया गया है, सिर्फ कोयला पे निर्भरता। ठीक है, इस इंडेक्स में भारत की कमजोरी क्या दिखाया गया है कि कोयला पे निर्भरता। ठीक है, बताइएगा। अब इंडेक्स आया है तो जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है वो देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 129वां है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 129वां। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, WEF। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिएगा शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है 116वां। इस बार जो है 116वां हुआ है। ठीक है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान तो 159वां। ठीक है, 159, 159वां स्थान जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है। और ये जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है? तो RWB, रिपोर्ट विदाउट जो है बॉर्डर। ठीक है,
RWB रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। HDI में भारत का स्थान क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो भारत का स्थान 134वां है। ठीक है। यात्रा एवं पर्यटन में जो है भारत का स्थान 39वां है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स था हम सभी बता दिए और यह इंडेक्स पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? तो पेट्रो डील का संबंध ऑप्शन बी USA और सऊदी अरब से है। ठीक है, और इस डील का जो है आज से 50 साल पहले हुआ था और ये डील 1974 में हुआ था। ठीक है, और इस बार 2024 है। ये 50 साल के लिए हुआ था और ये 2024 में यह पेट्रो डॉलर डील समाप्त हुआ। ठीक है, पेट्रो डॉलर डील समाप्त हुआ मतलब पेट्रोल, देखिएगा पेट्रो डॉलर, इसका शब्द पेट्रो से पेट्रोल हो गया और डॉलर से डॉलर, तो मतलब पेट्रोल जो है पेट्रोल डॉलर में जो है बेचे, यह समझौता किया गया था कि पेट्रोल डॉलर में बेचा जाएगा। सऊदी अरब ने जो है USA से यह समझौता किया था कि पेट्रोल जो है डॉलर में बेचा जाएगा और जिससे जो है डॉलर की काफ़ी मजबूती हो रही थी, इसलिए जो है यह समझौता 50 साल के बाद ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, तेल का आयात और निर्यात में जो है डॉलर में होगी या जो है इस समझौता में लिखा गया था कि तेल का आयात निर्यात जो है डॉलर में होगी, जिससे डॉलर काफ़ी मजबूत हो गई थी। बताइएगा तेल निर्यात करने वाले संस्था को क्या कहते हैं? तो OPEC कहते हैं। ठीक है, तेल निर्यात करने वाले देश को OPEC कहते हैं। ठीक है, बताइएगा OPEC की स्थापना कब हुआ? तो OPEC की स्थापना जो है 1960 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बगदाद में। ठीक है, OPEC की स्थापना 1960 में और कहाँ पे? तो बगदाद में। देखिए OPEC का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में जो है OPEC का मुख्यालय है। OPEC में कुल कितने देश शामिल है? तो 12 देश शामिल है। ठीक है, और ये जो है तेल निर्यात करने वाले सभी देश का संस्था OPEC कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद कौन है? तो हाल ही में रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद ऑप्शन बी राहुल गांधी होंगे। ठीक है, ये जो इस बार लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था, अब बताइएगा कितने क्रम का हुआ था? तो 18वीं लोकसभा 18वें क्रम का हुआ था। ठीक है, 18वीं क्रम लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो हुआ, इसमें जो है 7 चरणों में यह किया गया था। ठीक है, जिसपे जो है 543 MP पर इलेक्शन होती है। इस बार जो है 543 सीट पर इलेक्शन हुई थी। 545 पहले था, जो कि 2 एंग्लो इंडियन समाप्त किया गया था। ठीक है, लोकसभा में जो है पहले 545 था, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन समाप्त हुआ और इस बार जो 543 सीट पे इलेक्शन हुआ। ठीक है, और ये 7 चरणों में, जिसमें जो है BJP 240 सीट लाया और कांग्रेस जो है 99, 100 में से 1 कम। ठीक है, BJP 240 सीट और कांग्रेस जो है 99। ठीक है, और NDA के तरफ से जो है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लिए। ठीक है, BJP के जो है नेता नरेंद्र मोदी NDA के तरफ से PM के रूप में शपथ लिए थे। ठीक है, तो इसका जो है इस क्वेश्चन का अर्थ यह समझिएगा, मतलब रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी 2 सीट से लड़े थे। ठीक है, राहुल गांधी जो है MP में 2 सीट से लड़े थे। एक जो है वायनाड जो कि केरल में है और रायबरेली UP में है। ठीक है, और ये दोनों जगह से जीत गए। ठीक है, वायनाड केरल में और रायबरेली UP में, तो ये दोनों जगह से जीत गए। अब राहुल गांधी यह निर्णय लेगा कि किसे छोड़ना है और कौन सा सीट रखना है, क्योंकि एक सीट ही आप रख सकते हैं। तो वायनाड केरल जो है ये छोड़ देंगे और रायबरेली UP से जो है ये MP बने रहेंगे। ठीक है, और जो है वायनाड केरल में फिर से उपचुनाव होगा। उपचुनाव के लिए जो है प्रियंका गांधी घोषित किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर वहाँ उपचुनाव होगा जिसमें प्रियंका गांधी खड़े होंगे और उपचुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और ये जो है अब वायनाड की केरल से त्याग देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। ठीक है, देखिएगा जो है मुकेश दलाल कहाँ से जो है चुनाव लड़े थे, जो कि निर्विरोध जीते। ठीक है, तो ये मुकेश दलाल कहाँ से MP चुनाव लड़े थे जो कि निर्विरोध जीते? तो सूरत से। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा जो है कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है?
तो 81 में, ठीक है, 81 में। लोकसभा जो है 81 में और राज्यसभा 80 में, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा में पहले 545 थे, जो कि 2 एंग्लो इंडियन हटाया गया। वर्तमान समय में 543 सीट पर चुनाव होती है। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। देखिए, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन सी, आरबीआई को जो है यह रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, आरबीआई को। तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन सी, आरबीआई, ठीक है। आइए आरबीआई के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रहेगा, आरबीआई की स्थापना किस कमेटी के द्वारा हुआ? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे या शाही आयोग, ठीक है। इसे यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग या रॉयल कमीशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर या शाही आयोग की सिफारिश पर या रॉयल कमीशन, ठीक है। देखा, आरबीआई जो है किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ? तो 1934, ठीक है। और स्थापना इसकी होती है 1 अप्रैल 1935 में, लेकिन अधिनियम कौन सा? तो 1934 का अधिनियम, ठीक है। और स्थापना कब होता है? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। देखिए, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? ओसबॉर्न स्मिथ। रहेगा, आरबीआई का फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख। ध्यान रखना है, फर्स्ट गवर्नर बोले तो ओसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट भारतीय गवर्नर बोले तो सीडी देशमुख, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रहेगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। रहेगा, आरबीआई का मुख्यालय शुरुआत में कहाँ था और बाद में कहाँ हुआ, कहाँ किया गया? तो शुरुआत में कोलकाता में हुआ और बाद में जो है मुंबई किया गया। मुंबई कब किया गया? तो 1937 में, ठीक है। आरबीआई का जो है मुख्यालय शुरुआत में कोलकाता था और 1937 में जो है मुंबई किया गया। बताइएगा, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन होंगे? तो शक्तिकांत दास, ठीक है। बताइएगा, आरबीआई का लोगो क्या है? सभी का अलग लोगो होता है। तो लोगो आरबीआई का लोगो तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। आरबीआई का लोगो क्या है? तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ऑप्शन ए, सेबी। सेबी भी इम्पोर्टेंट है, जो ये जो है शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। बताइएगा, सेबी की स्थापना कब हुआ? तो 1988 में। सेबी की स्थापना कब हुआ? 1988 में। और ये किस एक्ट के तहत? तो 1992 एक्ट के तहत, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है सेबी का? तो मुंबई में, ठीक है। और एसबीआई का जो है एसबीआई का नाम जो है कब पड़ा? तो जुलाई 1955 में एसबीआई का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, हुआ था जुलाई 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और एसबीआई का हेड वर्तमान समय में कौन है? तो दिनेश खारा, ठीक है। दिनेश खारा जो है एसबीआई के वर्तमान हेड है, इसको ध्यान रखना है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ पहली सीधा उड़ान प्रारंभ की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ पहली सीधा उड़ान प्रारंभ की है? तो ऑप्शन है कंबोडिया के साथ, ठीक है। कंबोडिया के साथ जो है भारत ने पहली बार सीधी उड़ान प्रारंभ की है। मतलब नई दिल्ली से कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हा, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, जो कि वहाँ भारत की नई दिल्ली से वहाँ सीधी उड़ान भरेगी, ठीक है। और ये कौन शुरू किया है? तो अंगोकर एयर शुरू किया है, ठीक है। अंगोकर जो एयर है वो शुरू किया है भारत से कंबोडिया के बीच, ठीक है। और बताइएगा, ये क्या किस लिए शुरू किया गया है? तो अंकोर वाट का मंदिर प्रसिद्ध है वहाँ,
टूरिस्ट के लिए, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर जो बनाने वाला वंश कौन सा वंश था? तो खैमर वंश था। अंकोर वाट की मंदिर बनाने वाला कौन सा वंश? खैमर वंश, और शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अंकोर वाट की मंदिर कंबोडिया में है और ये किस वंश के द्वारा? खैमर वंश के द्वारा। और किस शासक के द्वारा? तो सूर्यवर्मन सेकेंड के द्वारा, ठीक है। और बताइएगा जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर है हम एक बार पूछ देते हैं। बताइए खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और ये किस शासक के द्वारा बनाया गया? खजुराहो का मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया? तो चंदेल शासक के द्वारा। और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये किस शैली में? तो पंचायतन शैली में बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो बनाने वाला शासक बनाने वाले वंश तो चंदेल शासक, और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। और ये किस शैली में? तो पंचायतन शैली में। बताइएगा एलोरा मंदिर जो है, एलोरा मंदिर बनाने वाला कौन सा वंश था? तो राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है। और शासक कृष्ण जो है कृष्ण प्रथम, ठीक है। एलोरा मंदिर का जो है कौन सा वंश के द्वारा बनाया गया? तो राष्ट्रकूट के द्वारा, और कृष्ण प्रथम शासक थे। और ये किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। बताइएगा कोणार्क जो है सूर्य मंदिर, कोणार्क का मंदिर किस वंश के द्वारा? तो गंग वंश के द्वारा। बताइएगा कोणार्क का मंदिर को अन्य नाम से क्या मतलब पुकारा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा भी कोणार्क मंदिर को कहते हैं, ठीक है। बताइएगा बिदेश्वर मंदिर ये जो है किस वंश के द्वारा? तो चोल वंश के द्वारा। और कौन से शासक के द्वारा? तो राजराज फर्स्ट के द्वारा। बिदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। इसको ध्यान रखिएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर से संबंधित क्वेश्चन था हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर ऊर्जा का परियोजना का उद्घाटन किया है? तो असम, ठीक है। असम के सीएम कौन है वर्तमान समय में? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। इनके द्वारा जो है यह परियोजना स्टार्ट किया गया, जनता भवन सौर परियोजना। मतलब छतों पे जो है सोलर प्लेट लगाना, ठीक है। इससे जो है हर साल 30 लाख रुपए की बचत होगी, ठीक है। तो छतों के ऊपर सोलर प्लेट लगाना, ये कौन से परियोजना? जनता भवन सौर परियोजना किस राज्य ने उद्घाटन किया है? तो असम के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी। आइए असम के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है देख लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है। ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असम में कौन सा साम्राज्य था? तो अहोम साम्राज्य। और जो कि इनके जो है प्रमुख शासक कौन थे? तो ललित बोरफुकन, ठीक है। इनके सम्मान में जो है जोराहाट में स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर बनाया गया, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर किसके सम्मान में बनाया गया? तो ललित बोरफुकन के सम्मान में, और ये जोराहाट में बनाया गया, ठीक है। बताइएगा असम के जो है राष्ट्रीय प्रमुख, असम के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से सुनिएगा। डेहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। ओरांग और रायमोना, ठीक है। ओरांग नेशनल पार्क और रायमोना ये दोनों ये जितने भी है ये सब असम में स्थित है। डेहिंग पटकई, काजीरंगा, मौलिंग, ओरांग और रायमोना, ठीक है। देखिए मांजली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, आप लोग सभी जानते हैं। देखिएगा भारत का पहला तेल कुआं जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो असम के डिगबोई में, ठीक है। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ स्थापित किया गया? तो असम के डिगबोई में। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरे का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से, ठीक है, ऑप्शन सी। यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरे का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे नान मुदलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो नान मुदलवान कार्यक्रम का संबंध ऑप्शन डी तमिलनाडु से है, ठीक है। नान मुदलवान कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन डी तमिलनाडु से। और ये किस लिए चलाया गया नान मुदलवान कार्यक्रम? तो ये आईटी स्किल के लिए चलाया गया, ठीक है। तो आईटी स्किल जो है आईटी स्किल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यह चलाया गया है, ठीक है। इससे जो है मतलब
इंजीनियरिंग में बहुत आसानी होगी, और ITS के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये सभी के लिए चलाया गया। नान मुधलवान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु से। ठीक है, आइए तमिलनाडु के बारे में देखते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं। देखा, तमिलनाडु जो है कौन से कोस्ट पे स्थित है? तो कोरोमंडल तट पे। ठीक है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट पे स्थित है। कौन से कोस्ट पे? तो कोरोमंडल तट पे जाएगा। तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र है, कौन कौन? तो कुडनुकुलम और पलकप्पम। ठीक है, कुडनुकुलम और पलकक्कम। ठीक है, और जो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है मुकुर्ती। बताइएगा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। और मदुमलाई ये भी तमिलनाडु में। और मन्नार की खाड़ी ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तमिलनाडु से जितने भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे आज बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तो 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये 100 मिलियन वर्ष पुरानी है, ये टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, हाल ही में फीडे अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला कौन बनी है? तो फीडे अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और आप लोग जो है इसी तरह आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी जो है इस बार आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।